थे आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। ये तीनों रिलेशन बता दिए थे। उसके बाद आता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में फिर से ये तीनों आ जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। पिछले क्लास में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों बता दिए। और वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, उसी को कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। और सवाल आपको 12 में इसी पर रहेगा। रिलेशन आर और रिलेशन हमेशा किसी सेट पर होगा। ऑन सेट ए इज सेड टू बी, कोई रिलेशन आर जो है कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, जिनका कल क्लास छूटा हुआ, बढ़िया से देखिए। इफ कोई रिलेशन आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, सेट ए पर ही कहलाएगा। बात नहीं करो। इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दैट इज, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या था जी? एक्स रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, प्रत्येक एलिमेंट का अपने आप के साथ रिलेशन होगा। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रिलेटेड टू एक्स का मतलब है कि एक्स और एक्स से बनने वाला ऑर्डर पेयर ये आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। दूसरा कंडीशन, आर को सिमेट्रिक होना चाहिए। आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या था? ये सब का एग्जाम्पल दे के बता दिए। दैट इज, एक्स रिलेटेड टू वाई इंप्लाइज वाई रिलेटेड टू एक्स। अगर x का रिलेशन y के साथ है तो y का भी रिलेशन x के साथ होना चाहिए। जहां पे दो एलिमेंट का यूज किया गया है और ये दोनों एलिमेंट सेट के अंदर होगा। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग को जब सवाल मिलेगा ना तो हम लोग को बताना पड़ेगा वो जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। सिमेट्रिक जब दिखाएंगे तो सेट के अंदर हमको दो एलिमेंट लेना पड़ेगा और एक लेना पड़ेगा x रिलेटेड है y से। हमको दिखाना पड़ेगा कि y रिलेटेड होगा x से। या तो इस तरह से लीजिए और नहीं तो ऐसे लेना पड़ेगा। एक ऑर्डर पेयर R के अंदर पहले ही से मानना पड़ेगा। सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट सेट में लेंगे एंड, और मान लेंगे कि x y R में, और हमको दिखाना क्या पड़ जाएगा? y x भी R में होगा। अगर ऐसा हम दिखा देंगे तब कहेंगे कि सिमेट्रिक होगा। मेन है कि सवाल में जब पहुंचेंगे तो वहां ये सारा चीज अपने से करना पड़ेगा। तीसरा, आर को ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। बोलिए ट्रांजिटिव का नियम क्या है? तुम बोलो जी, क्या नाम है? प्रियांशु। ट्रांजिटिव का नियम क्या था? ट्रांजिटिव जो रूल बताए थे वो क्या था?
जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक का मतलब पूछे तो आप बोलिएगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये आपको सिमेट्रिक का हुआ। ट्रांजिटिव हम पूछे तो ट्रांजिटिव पर क्या है, तुम बोलो जी राहुल। एग्जाम्पल से क्या, डेफिनेशन बताए हुए है ना। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर। बस यही तो है। दैट इज अगर x रिलेटेड है y से और y रिलेटेड है z से तो y इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका सेकेंड इसका फर्स्ट बराबर होना चाहिए। x रिलेटेड होना चाहिए z से। यहाँ पे कितना एलिमेंट का यूज किया गया, 3 एलिमेंट का, x y और z। ये तीनों एलिमेंट सेट के अंदर होना चाहिए। यानी कि जब भी ट्रांजिटिव आपको दिखाना पड़े तो सबसे पहले सेट के अंदर 3 एलिमेंट लेंगे और मान लेंगे कि x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन z के साथ है। हमको दिखाना पड़ेगा कि x का रिलेशन भी किसके साथ होगा, z के साथ। इसी को आप दूसरे तरह से लिख सकते हैं, अगर x y r के अंदर है और y z भी r के अंदर है तो x z ये भी r में होना चाहिए। फिर जहां पे x y z बिलोंग्स टू द सेट, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तब हम लोग कहेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। और जितने भी मैक्सिमम सवाल होगा इक्विवेलेंस पे होगा, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। चेंज करें, आगे बढ़े, हो गया सबका। अब इस पर जो है एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद जो है थ्योरी यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे भी आपको थ्योरी है। अच्छा, अब जो है बुक का हम लाना चाहते थे, इसमें जाएं, इसको इसी तरह छोड़ दें, आगे बढ़ रहे हैं जी। इसका पेज एक्सरसाइज आ गया। इसको खिसकाएंगे कैसे जी, सेलेक्ट करके। पहला सवाल देखिए, आप लोग सवाल लिख ही लीजिएगा, बहुत अभी समय लगेगा। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये बताना है कि दिया हुआ रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। और पहला रिलेशन आपको दिया हुआ है, जूम कर दें, ये कैसे हटेगा जी। हम्म,
डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दिया हुआ रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये बताना है। और रिलेशन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले यहीं से पता चल जा रहा। वैसे एक्सरसाइज 1 का पहला सवाल, गिवन आर इज ए रिलेशन, आर एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहां सेट जो दिया है, नेचुरल नंबर नहीं दिया है। अच्छा, सेकेंड वाला हम देख लिए। ऑन द सेट R is a relation on the set A, और A के अंदर है 1 2 3 4 5 और आपको 14 तक दिया हुआ है। ठीक है, इतना ही एलिमेंट है। एग्जाम में जब भी सवाल बनाइएगा तो जो आपको सवाल में दिया हुआ कंडीशन है वो आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखना है कि उसको क्वेश्चन देखना ना पड़े। तो उसको यहां से पता चल जाएगा कि आर रिलेशन इसी सेट पे है जिसके अंदर 14 एलिमेंट्स है। एंड और डिफाइंड कैसे किया है, आर इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग एक्स वाई। इस आर के अंदर वैसा ऑर्डर पेयर आएगा जो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब बोलता है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले तो आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। फैन बंद करो तो लोड नहीं ले पा रहा। कौन? वी हैव, सबसे पहले रिलेशन को निकाल रहे हैं। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सवाल सही लिखा हुआ, तो पूरा एलिमेंट ही लेना पड़ जाएगा हमको। एनसीईआरटी का कोई किताब लाया है? नहीं लाया, लगता है यहाँ पे 10 था। ये जो सवाल ही डाउनलोड किया है। 3x इज इक्वल टू वाई। अच्छा ठीक है, आ जाएगा। ना छोड़ो, आ जाएगा। y बराबर 3x। अब सबसे पहले रिलेशन को निकालते हैं। x और y जो है सेट ए का ही मेंबर होगा। अब एक एक करके एलिमेंट को डालिए। फिर x बराबर 1 तो y का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 1 यानी कि 3। यहाँ पे देखते जाएंगे कि x का वैल्यू और y का वैल्यू सेट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सेट में ही रहना चाहिए। यहाँ y बराबर 3 वो भी सेट के अंदर है और x बराबर 1 वो भी सेट के अंदर है। x का दूसरा वैल्यू डाले 2 तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी कि 6, ये भी सेट में है। x बराबर 3, y इज इक्वल टू 3 और x के जगह पे 3 डाले तो 9 होगा, अभी तक सेट में है। x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 4, ये हो गया आपको 12। x इज इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 यानी कि 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये 15 जो है बाहर हो गया a से, 14 तक जा रहा था। अब आगे जितना भी नंबर डालिएगा, जैसे 6 तो यहाँ कितना आएगा 18, 18 भी इससे बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि आगे हम लोग नहीं डालेंगे। अब r को
निकाल लेंगे। रिलेशन में कौन कौन आएगा, ऑर्डर पेयर बनाइए, 1 3 यानी कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है, फिर 2 6 4 3 है ना, 2 6 3 9 4 12, ये आपको रिलेशन आया। अब ये देख कर बताइए आपको क्या चेक करने के लिए बोला था, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, इसको देख कर बताइए रिफ्लेक्सिव है। तुम लोग को पता चला रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, नहीं पता चला, नहीं है। आप लोग जी क्यों नहीं, आर के अंदर केवल 4 एलिमेंट आया है और रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट के अंदर अगर 1 है तो 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर भी कहाँ होना चाहिए, आर में 1 1 भी होना चाहिए, 2 है 2 2 भी होना चाहिए, 3 है 3 3 होना चाहिए, ये सब कोई नहीं। इसका मतलब है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसको हटा देते हैं, ये कैसे हटेगा, वैसे ही रहेगा, इसको हटाना चाह रहे हैं, फिर से सिलेक्शन में जाएं, तो पेज ही आगे बढ़ा देते हैं, पेज आगे बढ़ाएं तो सिलेक्ट करके ऊपर करें, नहीं जा रहा है, किसको, इसको हट गया, ठीक है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, अब यहां पे आपको तर्क देना है, ठीक है, हम लोग को आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज सेट के अंदर 1 था बट 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर ये आर के अंदर नहीं आ सका, कोई एक रीजन दे देंगे, 1 बिलोंग्स टू द सेट बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब बताइए सिमेट्रिक होगा कि नहीं, सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1 3 है तो इसमें क्या होना चाहिए, 3 1 भी होना चाहिए, जो इसमें नहीं है, 4 ही एलिमेंट तो आया है। आर इज नॉट सिमेट्रिक एज, रीजन दीजिएगा, कोई एक ले लीजिए, 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक में नहीं है। अब बताइए ट्रांजिटिव है कि नहीं, मेन सवाल इसी पे है, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, 1 3 और 3 9, ऐसा हम लोग को चुनना है कि पहला का सेकेंड और दूसरा का फर्स्ट आपस में बराबर हो। ये देखिए इसका सेकेंड इसका फर्स्ट बराबर है, 1 3 और 3 9 आर के अंदर है, अगर ये ट्रांजिटिव होता तो 1 और 9 भी इसके अंदर आता, जो नहीं है। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव एस 1 3 और 3 9 बिलोंग्स टू आर बट
19 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये समझ में आया? इस तरह से सवाल आपको देगा। यहां तक क्लियर है सबका? अब आइए दूसरा सवाल। तुम लोग हंस रही, ज्यादा स्पीड बता रहे क्या? अभी 2-3 सवाल जो है लगातार बताएंगे ताकि सवाल को कैच कर पाइए। यह सिंपल सवाल था। सवाल तुम लोग लिख लिया ना कॉपी पे? तो फिर हाँ, एक सवाल लिख लो, उस तरह से तुम लोग नोट्स बनाओगे। मेन तुम्हारा कॉपी में नोट्स बढ़िया होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सवाल जब देख रहे हैं तो सवाल को लिख लिया कीजिए, तो बाद में रिवीजन कीजिएगा, बिना सवाल का पता ही नहीं चलेगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? देखो, मेरा काम था बताना, बाकी तुम लोग का काम है कैसे करें। आगे बढ़ रहे हैं जी। बगल से लिखो। आगे चला गया क्या? फिर आएगा कैसे? आएगा कैसे ये बताओ। हम्म, फिर से लाना पड़ेगा। इसको हटाएं तो कैसे? इसको वो पेज ही गायब हो गया, ये डिलीट हो गया। हाँ? अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्या क्वेश्चन? इसको हटा दे कैसे? इसको पहले बोलो हटाएं कैसे?
बोलो। दिया हुआ है आर इज ए रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यही है ना, एंड आर इज इक्वल टू सेट एक्स वाई। बोलो ना एक लाइन, बात नहीं करो। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स चेक आपको करना फिर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये आपको सवाल दिया हुआ है। आर एक रिलेशन है नेचुरल नंबर के सेट पे, और आर बराबर सेट कंटेनिंग एक्स वाई, यानी कि आर के अंदर वैसा ऑर्डर पेयर आएगा जिस ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आपको ये तय करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले आप रिलेशन को निकाल लीजिए। दिया हुआ क्या क्या है, वी हैव y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x का वैल्यू 4 से छोटा लेना है। ठीक है, नेचुरल नंबर केवल लेना है। तो लीजिए, जब x बराबर 1 हो तो y का वैल्यू 1 प्लस 5 यानी कि 6। तो अपने भी बना सकता है जी। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x के जगह पे 2 डालिए, प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 4 से छोटा लेना है, अभी तक 2 ही लिए हैं, 3 लिए, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8। अब बताइए x बराबर 4 ले सकते हैं कि नहीं? नहीं ले सकते, 4 से छोटा लेना था। तो रिलेशन आप बना लीजिए, r इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर बनाइए, 1 6 2 7 और 3 8। अब इसको चेक करके बताइए कि रिफ्लेक्सिव होगा। एक एक करके बोलिए, आर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपको सारा नंबर होगा 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तो अगर नेचुरल नंबर में 1 है तो 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 1 1 आर के अंदर आना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। अब वो आया ही नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, या जैसे सीबीएसई बोर्ड में आपको ये रिलेशन दे दिया, अब बोलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा और नन ऑफ दिस, 4 ऑप्शन दे दिया। तो आपको चुनना है कि कौन होगा। तो पहला, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 जो है n के अंदर है, बट 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में नहीं आ सका। अब बताइए ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? अच्छा, पहले ट्रांजिटिव से पहले सिमेट्रिक बताइए, सिमेट्रिक होगा? तुम लोग समझ रहा सिमेट्रिक होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा, बोलो तुम्हें, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? तुम बोलो।
सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 1 6 R में है, अगर सिमेट्रिक होता तो 6 1 भी R के अंदर आना चाहिए था, जो नहीं है। तो R इज नॉट सिमेट्रिक। क्लास में बोलिए। नॉट सिमेट्रिक एज, कारण है 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अब ये बताइए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव क्यों होगा? ट्रांजिटिव क्यों होगा? क्योंकि हमको ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई वाई जेड इस तरह का 2 ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, जिसमें पहला का सेकेंड और दूसरा का फर्स्ट बराबर हो। ऐसा हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिला कि पहला का सेकेंड और दूसरा का फर्स्ट बराबर हो जाए। और अगर इस तरह का ऑर्डर पेयर नहीं मिलता है तो आपको बताए थे पिछले क्लास में कि वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था एनसीईआरटी का। 1 का सेकेंड था ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ही बता रहे, उसमें 5 सवाल सही थे। तीसरा, ये चौथा सवाल देखिए, x माइनस वाई जो है डिविजिबल बाई शायद कुछ है, इंटीजर, और उसके बाद अच्छा ठीक है। वो 1 का 4 ना, ये मिटक नहीं रहा जी, ये रेड वाला। आगे बढ़े, यहां से चेंज कर पेज। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखिएगा, ठीक है। सब अभी एनसीईआरटी का ही बता रहे हैं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। गिवन R is a relation कहां पे दिया है? Z का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर, एंड Z इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब आपको ये बताना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल सवाल है। Z इज द सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि Z के अंदर आपको 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सब नंबर इनफाइनाइट तक, और इसी सेट पे ये रिलेशन को डिफाइन किया गया है। हमको ये बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा और रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, ठीक है। और नंबर जो है 0 1 2 3 4 फ्रैक्शन में एक भी नंबर नहीं है, ये आपको सेट है।
तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी को चेक करें। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब हुआ रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। ऐसा सवाल आप लोग को एग्जाम में देगा। अब बताइए कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना पड़ता है। सेट के अंदर एक एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट से बनने वाला ऑर्डर पेयर कहाँ होना चाहिए, आर के अंदर। अगर ऐसा आ गया तब कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो मान लीजिए सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट, सेट है कौन, सेट ऑफ इंटीजर z है। इंटीजर के सेट को z के द्वारा या i के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे z लिखा है, हो सकता है यहाँ पे i भी लिख दे। ऐसे i भी सेट ऑफ इंटीजर है, z भी सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट के अंदर एक एलिमेंट लिए और x r के अंदर आएगा कब, कोई भी ऑर्डर पेयर, ये गलती लिखे हुए हैं, रिलेशन है ये, ठीक है। कोई भी ऑर्डर पेयर आर में तभी आ सकता है जब दोनों एलिमेंट का डिफरेंस कैसा नंबर हो, इंटीजर। अगर होगा तब वो आर के अंदर आएगा। तो एक एलिमेंट लिए, देन ये दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, x माइनस एक्स क्या होगा, 0। और 0 इंटीजर है कि नहीं, नहीं है। अरे इंटीजर में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सब आता है, ये इंटीजर है, n इंटीजर। अब देखिए x एक मेंबर लिए और x माइनस एक्स, ये दोनों का डिफरेंस इंटीजर आ गया। इसका मतलब x और x से बनने वाला ऑर्डर पेयर r में होगा, ठीक है। एक एलिमेंट लिए सेट में और ये जनरल एलिमेंट है, x के जगह पे 0 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, कुछ भी। अगर 2 डालिएगा तो 2 2 r में आ जाएगा, 3 डालिएगा तो 3 3 r में आ जाएगा। यानी कि z के अंदर कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उससे बनने वाला ऑर्डर पेयर r में होगा। और ये रिजल्ट आपको बता रहा है कि ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। अब जो है सिमेट्री चेक कीजिए। सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, दो एलिमेंट सेट में चाहिए। तो मान लीजिए दो एलिमेंट x और y बिलोंग्स टू z, दो एलिमेंट लिए और एक ऑर्डर पेयर चाहिए। और मान लिए कि x और y से बनने वाला ऑर्डर पेयर r में है। दिखाना क्या पड़ेगा, सिमेट्री के लिए दो एलिमेंट चाहिए सेट में और उससे बनने वाला ऑर्डर पेयर r में माने। अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा तो वाई एक्स भी कहाँ होगा, आर के अंदर। यानी कि वाई एक्स को आर में लाना है। अब ये डेफिनेशन को यूज कीजिए, आप माने हुए हैं एक्स वाई आर के अंदर। अगर एक्स वाई आर में है इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑर्डर पेयर आर में तभी आ सकता है जब दोनों का डिफरेंस कैसा हो, एक इंटीजर हो। ये आर में माने हैं, इसका मतलब है कि x माइनस वाई जो है एक इंटीजर होगा, ये एक इंटीजर है। मान लो x माइनस वाई अगर 2 है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर है, माना कि इसका वैल्यू 2 के बराबर है। अब यहां से माइनस को बाहर कर लिए, y माइनस एक्स ये भी एक इंटीजर होगा। माइनस को हटा दिए तो y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अगर हम इसका वैल्यू 2 लिए थे तो y माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा, और -2 भी इंटीजर होगा। यहां से क्या पता चला, x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। और चूंकि y माइनस एक्स ये दोनों का डिफरेंस इंटीजर है,
ये दोनों से बनने वाला जो ऑर्डर पेयर होगा वो आर में आ गया। तो आप क्या माने थे? आप माने थे एक्स वाई आर में, और यहां क्या मिला? वाई एक्स भी आर में, इसलिए ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। Therefore, R is symmetric. ये समझ में आया? सिमेट्री को चेक करने के लिए दो मेंबर लेंगे सेट के अंदर जो लिए, और एक ऑर्डर पेयर ले लिए एक्स वाई आर में। अब एक्स वाई अगर आर में है तो जो डेफिनेशन दिया है उसके अनुसार हम तोड़ेंगे। क्योंकि एक्स वाई आर में है, इसका मतलब है कि एक्स और वाई का डिफरेंस एक इंटीजर होगा। यहां से माइनस को बाहर कर दिए, वाई माइनस एक्स वो भी इंटीजर होगा। माइनस को जब हटा देंगे तो वाई माइनस एक्स वो भी इंटीजर होगा। फर्क इतना होगा, ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, लेकिन इंटीजर होगा। ये दोनों का डिफरेंस इंटीजर है, यानी कि y और x से बनने वाला ऑर्डर पेयर r में आ जाएगा। तो माने थे x y r में है और y x भी r में आ गया, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आपको बचा है कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। जो एलिमेंट यानी कि जो सिंबल एक बार यूज कर चुके हैं उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। देखिए जेड एक बार यूज कर चुके हैं, अब अगर हमको ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए तो एक्स वाई जेड लेंगे, जेड बिलोंग्स टू जेड, कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट के सिंबल को चेंज कर देंगे। चेंज करें, पेज बदल दें, हो गया। तो टाइम लगा देता है बहुत। रिलेशन को याद रखिएगा, ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट का जरूरत है। मान लो, माना कि ए, अब जो है एलिमेंट का सिंबल बदल दिए हैं इंटीजर में। एक्स वाई जेड जो हम लेते हैं तो जेड बिलोंग्स टू जेड कंफ्यूजन होता है, इसलिए एलिमेंट जो है एबीसी ले लिए। माना कि एबीसी जेड में है, 3 मेंबर लिए, और हमको 2 ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा। ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, ये मान लिए। इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट आपस में बराबर है। अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो क्या होना चाहिए, ए और सी भी आर में होना चाहिए। अब आपका ड्यूटी है कि ए और सी को आर में कैसे लाया जाए। तो डेफिनेशन को यूज करेंगे। ए बी को आप आर के अंदर माने हैं और बीसी भी आर के अंदर है, ठीक है। डेफिनेशन क्या था इसका, रिलेशन का। इसका पहले पेज में जाना होगा तो इसमें आ जाए ना। डेफिनेशन देखिए, आर के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिस ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट का डिफरेंस एक इंटीजर होगा। ये हम लोग को दिया हुआ था सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट में ये ऑलरेडी आर के अंदर आ चुका है, इसका मतलब है कि ये दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी एक इंटीजर होगा, क्योंकि आर में आया हुआ है। दूसरा, बी और सी ये भी आर के अंदर है, यानी कि बी और सी का डिफरेंस भी एक इंटीजर होगा। हमको ए और सी को लाना है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है,
अब कोई भी दो इंटीजर को अगर जोड़ दे, जैसे दोनों इंटीजर है और दोनों को अगर जोड़ दें तो एक नया इंटीजर बन जाता है। ये पूरा का पूरा जब इंटीजर है अब b माइनस सी भी इंटीजर है तो दोनों का सम यानी कि a माइनस बी और प्लस b माइनस सी, ये भी इंटीजर, दोनों का सम एक इंटीजर होगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर। सब ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको, जिस तरह से लिख के हम बता रहे हैं ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। और सवाल भी आपको रिलेशन में इसी तरह का आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें देता है। टेस्ट दीजिएगा आपको पता ही चल जाएगा, अगर सब्जेक्टिव हुआ तो। ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये आपको मालूम है एक इंटीजर है। ये माइनस बी प्लस बी कट गया, यानी कि a माइनस सी इज एन इंटीजर। और ये दोनों का डिफरेंस इंटीजर है, यानी कि a और c से बनने वाला ऑर्डर पेयर कहाँ होगा, r के अंदर। तो आपको क्या मिल गया, दैश आप माने थे AB भी R में है और BC भी R में है, ये दोनों आप मान चुके थे, ठीक है। AB R के अंदर, BC R के अंदर, और आपको रिजल्ट क्या मिला फाइनली, A और C ये भी R में है। इसका मतलब R जो है ट्रांजिटिव होगा। तो ये एक ऐसा रिलेशन मिला जो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसलिए इस रिलेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये नोट में कर लीजिएगा कि अभी जो रिलेशन हम लोग पढ़े हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हेंस R is an equivalence relation. On Z. अभी जो हम लोग पढ़े वो इक्विवेलेंस रिलेशन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखो तो उसमें क्या है जी, सेट दिया हुआ, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स है ना। 1 का 5 क्या है, ठीक। अच्छा, ये बताओ कि उसमें से कौन नहीं बनेगा। आगे बढ़े, पहला है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस ना, ये बनेगा। आगे बढ़ रहे हैं जी, ये रिलेशन जो अभी पढ़े वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। 1 का 5 का ये देखिए, दो सवाल बताएंगे हम लोग को। दिया हुआ है गिवन A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स,
अभी जो भी सवाल बता रहे हैं सब एनसीईआरटी का है। इन ए टाउन, एक दो सवाल जो है समझ लीजिए। और आर जो दिया हुआ है, सेट कंटेनिंग एक्स वाई सच दैट, उसका बोलो तो स्टेटमेंट, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यही है। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक दो सवाल कीजिएगा ना तो फिर आपको पता चलने लगेगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम बनाए कैसे। अब आपको ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ये जो है किसी टाउन में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, सभी जो है ए के अंदर है। एक टाउन का जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो ए का मेंबर होगा, तो उसमें मेल और फीमेल सब आ गया, ठीक है। अब वहां से उस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन किया, वैसा ऑर्डर पेयर आर में जाएगा जिस ऑर्डर पेयर का दोनों मेंबर, ये दोनों जो है पर्सन को रिप्रेजेंट करा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, एक्स वाई। अगर एक्स वाई एक ही जगह पे काम करता होगा तभी वो आर के अंदर आएगा, अलग अलग जगह पे काम करेगा तो वो आर के अंदर नहीं आएगा। अब पूछ रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को चेक कीजिए। आर इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जितने तरह से लिख सकते हो हम बता दे रहे हैं। या तो लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी जो पिछले सवाल में बताए थे, या तो आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव को हम चेक कर रहे हैं अभी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको कितना एलिमेंट का जरूरत है, एक एलिमेंट का। और दिखाना क्या पड़ेगा, एक्स से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में होगा। एक्स क्या है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा, सिंगल पर्सन को। तो जहां पे एक्स ये काम करेगा वहीं पे ये एक्स भी काम करेगा, क्योंकि दोनों पर्सन क्या है, सेम है। देन या क्लियरली एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ये समझ में आया कि नहीं। कोई ऑर्डर पेयर आर में तभी आएगा जब उस ऑर्डर पेयर का दोनों मेंबर एक ही जगह काम करता हो। यहाँ पे एक मेंबर लिए हैं और इसी मेंबर को हम दो बार लिखे, तो जहां पे एक्स काम करेगा वहां पे ये भी एक्स काम करेगा। ये दोनों सेम ही जगह जब काम कर रहा था, इससे बनने वाला ऑर्डर पेयर हमेशा आर में आएगा। वाई जहां काम करेगा वहीं पे वाई भी काम करेगा, क्योंकि दोनों तो एक ही आदमी है, ये भी आर में होगा। ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। अब है सिमेट्रिक, चेक कीजिए। आर इज सिमेट्रिक, इसमें एक सवाल बहुत अच्छा दिया है और वो पूछा भी है बिहार बोर्ड में। सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट चाहिए। मान लीजिए एक्स वाई ए के अंदर है और इससे बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में होगा। ये मान लिए, दिखाना क्या पड़ेगा, एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी आर में होगा, यही आपको दिखाना है। अब इसको तोड़िए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई आर में कब आया होगा, एक्स वाई आर में तभी आया होगा जब एक्स और वाई कहाँ काम करता हो, एक ही जगह, एक ही जगह ये काम कर रहा है। मान लो कंकड़ बाग में काम कर रहा है तो दोनों कंकड़े बाग में काम कर रहा है। एक अगर कंकड़ बाग में एक कहीं दूसरे जगह काम करे तो कभी भी आर के अंदर नहीं आएगा। जब एक प्लेस पे काम करेगा तब जाके उससे बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में आएगा। यहां से पता चल गया कि एक्स एंड वाई
वर्क एट द सेम प्लेस। जहां एक्स काम करता है वहीं पे वाई भी काम करता है। तुम लोग दोनों से बात करने आता है। पढ़ाई में तुम अब इसको पलट दीजिए। एक्स वाई जहां काम करता है, यानी कि वाई जहां काम करता है वहीं पे एक्स काम करता होगा। एक ही बात है। वर्क एट द लिखना केवल पड़ेगा इसमें सेम प्लेस। अब देखिए वाई एक्स एक ही जगह काम करता है, तो वाई और एक्स से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में आ गया। एक्स वाई माने थे आर में, वाई एक्स भी आर में मिला, यानी कि आर जो है सिमेट्रिक हो गया। ठीक है। अब तीसरा आपको ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी ये होगा। ट्रांजिटिव अपने से बना, कोई जरूरी कि हम लिखेंगे बताएंगे तभी। इसमें मतलब बताने लायक अब कुछ नहीं है। सवाल को समझ गए कि किस तरह से लिखना है, ट्रांजिटिव अपने बनाइए। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आगे बताएं। चेंज कर रहे हैं। जो भी आप लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ नहीं है। रूम पे जाके अगर नहीं लिखे तो रूम पे जाके क्वेश्चन जो है उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आंसर आपके पास है। चेंज कर रहे हैं जी। अब आपको ट्रांजिटिव दिखाना है। पढ़िए, अब जो है 6 महीना समय बचा हुआ है। लास्ट में कंप्लीट नहीं होता है, उसके बाद छटपटाने लगे कि कंप्लीट नहीं है। अभी स्टार्ट हुआ है, बढ़िया से पढ़िए, उस समय टेंशन नहीं होगा, नहीं तो उस समय टेंशन होगा। एग्जाम के समय टेंशन हो जाएगा। अभी से पढ़िएगा तो उस समय बिल्कुल दिमाग जो है फ्री रहेगा कि हमको कंप्लीट है। ट्रांजिटिव के लिए हमको कितना एलिमेंट चाहिए? बोलते जाइए, बोलिएगा जितना उतना रिवीजन समझो होगा ए के अंदर। यहाँ पे एक्स वाई जेड हम एलिमेंट जरूर बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक में एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ए इज द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसके अंदर केवल पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ये सब जो है किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग मान लिए कि एक्स और वाई से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर के अंदर है, यानी कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ है और वाई का रिलेशन जेड के साथ है। ये हम लोग मान लिए। इसका मतलब है कि एक्स और वाई एक ही जगह काम करता हो। जहां एक्स काम करता है वहीं वाई काम करता है, और जहां पे वाई काम करता है वहां पे जेड भी काम करता है। तो आपको दिखाना है कि एक्स जेड आर में ही होगा। अब इसको डेफिनेशन के अनुसार तोड़ दीजिए। अभी जो भी सवाल बताए हैं ये केवल लिखने का सोचो तरीका हम बता दिए। क्योंकि एक्स वाई आर में है, यानी कि एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक ही जगह दोनों काम कर रहा है। एंड और वाई जेड भी आर में है, यानी कि वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस।
ये दोनों एक जगह काम कर रहा है, जहां पे x काम करता है वहीं पे y, और जहां y काम करता है वहां पे z। इसका मतलब x और z भी क्या होगा, एक ही जगह काम करता होगा, विच इंप्लाई x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। और एक्स जेड अगर एक ही जगह काम करता है तो एक्स और जेड से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में होगा। तो आप माने थे एक्स वाई आर में, वाई जेड आर में, इसका सेकेंड इसका फर्स्ट बराबर था, अब मिला क्या, एक्स और जेड, वो भी आर में आ गया। इसका मतलब है कि आर ट्रांजिटिव होगा। तो ये रिलेशन जो है आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस होगा। दो एग्जाम्पल अभी तक दे चुके हैं इक्विवेलेंस का। ओन ए, अब एक सवाल और बता रहे हैं जो बिहार बोर्ड में स्पेशली पूछा है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का 4, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यही ना है। इसमें आप लोग पकड़िएगा, वो क्वेश्चन बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है। आप बताइए कि आंसर क्या होगा। इसको पहले लिखिए, उसको बता रहे हैं। क्वेश्चन जितना भी आया है, चाहे सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड, सब यही क्लास में बता देंगे। तुम लोग को कॉपी को पढ़ के बढ़िया से जाना है एग्जाम में। चेंज कर रहे हैं जी। आगे बढ़े। 1 का 5 का 4 है जी, ABCD दिया हुआ। फिर सवाल वही है, ए ये सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी हम लोग के पास वैसा सवाल नहीं आया है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है। किसी टाउन में जितने भी ह्यूमन बींग्स है, उसका सारा जो मेंबर है ए के अंदर है, और इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, आर कंटेनिंग एक्स वाई। आर के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा। ये दोनों पर्सन है, मेल फीमेल दोनों हो सकता है। अगर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, बोलता है एक्स अगर वाई का वाइफ होगा तब जो है एक्स वाई आर में आएगा। बिहार बोर्ड में जो सवाल पूछा, देन दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नन ऑफ दिस, ये चारों में से क्या होगा। अब आप लोग जवाब दीजिए, ये पूछा हुआ सवाल बता रहे हैं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सारा चीज आपको बता चुके हैं। और कोई नहीं है, यानी कि नन ऑफ दिस, सबका एक ही आंसर है। और किसी को बदलना है आंसर या वही रहेगा। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिलेशन आपको लिखा हुआ है, या इनमें से कोई नहीं है। एक एक करके देख लो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक्स एक्स कहाँ होना चाहिए, आर में,
और एक्स एक्स आर में तभी आएगा जब एक्स वाइफ होगा किसका, एक्स का। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप का कैसे वाइफ हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर एक्स वाई आर के अंदर है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। तो एक्स वाई अगर आर में है इसका मतलब एक्स वाइफ है किसका, वाई का। एक्स अगर वाई का वाइफ है तो वाई कभी एक्स का वाइफ होगा, नहीं होगा। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब है ट्रांजिटिव का बात, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं ये आपको सोचना चाहिए था, और अगर नहीं होगा तो चौथा नंबर सही है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे एक एक करके हम बता दे रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही एलिमेंट सेट में लेते हैं और यहां रीजन देंगे, चूंकि x इज नॉट वाइफ ऑफ x, x जो है x का वाइफ नहीं हो सकता है, इज नॉट वाइफ ऑफ x, देयरफॉर x और x से बनने वाला ऑर्डर पेयर कभी भी R में नहीं आएगा। अगर वाइफ होता तब आता, इसका मतलब R तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं लिखना था, ठीक है, हमको चूंकि समझाना है तो हम एक एक चीज बता दे रहे हैं। सिमेट्री, सिमेट्री के लिए दो मेंबर चाहिए सेट में, मान लिए हम लोग, और एक ऑर्डर पेयर हमको चाहिए। तो मान लिए एक्स वाई आर में है, अब हमको दिखाना है कि वाई एक्स भी आर में है। अगर ऐसा आ गया तब जाके सिमेट्री होगा, दिखाना नहीं है, अगर होगा तब सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन को हमेशा यूज करना है। सवाल उठता है कि अगर एक्स वाई आर में है, इसका मतलब एक्स वाई आर में तभी आया होगा जब इसका पहला मेंबर दूसरे का वाइफ हो। एक्स वाई आर में है, इसका मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई का वाइफ है। इसका मतलब एक्स जो है वो फीमेल है और वाई क्या है, मेल है, तभी ना एक्स वाई का वाइफ बनेगा। Therefore, y cannot be wife of x as y is male. नॉट लिखा हुआ ये, ठीक है। अगर x वाइफ है y का तो y कभी भी x का वाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि y जो है मेल है। y अगर x का वाइफ नहीं होगा, इसका मतलब है कि y और x से बनने वाला ऑर्डर पेयर R में नहीं आएगा। एक्स वाई तो आर में था लेकिन वाई एक्स नहीं आ सका, इसका मतलब है कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। मेन, अब बताओ ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, अभी भी बताइए, ट्रांजिटिव होगा क्या? इसको लिख लिए, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, बढ़िया से सोच लो फिर से। हम तो इतना बार बोल दिए जैसे लगता है कि ट्रांजिटिव होगा ही, है ना। तुम्हारा आंसर होगा, नहीं होगा, किसी का आंसर नहीं, मेरा आंसर तो होगा, तुम लोग का भी। पहले आप बताइए आपका आंसर क्यों होगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे होगा। ठीक है, बताते हैं, आगे चेंज करें। चेंज करें, ट्रांजिटिविटी, और ये ट्रांजिटिव होगा।
अब सवाल उठता है ट्रांजिटिव क्यों होगा? हाँ होगा, इसीलिए तो उस पर सबसे ज्यादा एग्जाम्पल दिए थे। हम आर में बताए थे कि अगर ऐसा रहे, इस पर 2-3 एग्जाम्पल दिए थे क्योंकि सवाल जो है इस पर पूछा हुआ था। अगर किसी रिलेशन में केवल 1-2 है और हम पूछे कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ये होगा। हम कब बोले थे? हम बोले थे कि अगर एक्स वाई और वाई जेड अगर आर में आ जाए तब हमको चेक करना है कि एक्स जेड है कि नहीं। अगर एक्स जेड आर में आ गया तो ट्रांजिटिव, और अगर नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा ऑर्डर पेयर हमको मिले ही नहीं तो वो सीधे हम क्या कह देंगे? ट्रांजिटिव होगा। ऐसा अगर नहीं मिला तो अब तो हम देखेंगे कि एक्स वाई को पहले आर के अंदर लेंगे। ये एक्स वाई जेड सेट में है और 2 ऑर्डर पेयर चाहिए, लेकिन हम एक ही ऑर्डर पेयर यहां पे लिए हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक केवल लिए, जबकि हमको लेना चाहिए एक और। लेकिन लेना तो तब चाहिए ना जब उसमें होगा, और जब होगा ही नहीं तो कैसे ले लेंगे? अब सवाल उठता है कि एक्स वाई अगर आर में है तो वाई जेड कभी भी आर में नहीं होगा। क्यों? अरे कभी कभी गायब हो जाता है ये। नाउ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बढ़िया से पढ़िएगा ना तो हर एक चीज समझ में आएगा। एक दो स्टूडेंट जो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान ही कहीं और रहता है। मेरा आदत है, सब समझ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़ाएंगे, नहीं तो दिमाग हमेशा तुम्ही दोनों पे रहेगा। जिधर से देखेंगे बस तुम्हारे ऊपर नजर आ जाएगा। क्लास जब करते हैं तो सीरियसली कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। ऑप्शन तो है ना तुम्हारे पास। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब बताइए, एक्स अगर वाई का वाइफ है तो वाई क्या हो गया? हस्बैंड। वाई मेल हो गया और एक्स क्या होगा? फीमेल होगा। विच इंप्लाई एक्स इज ए फीमेल, ठीक ही बोल रही है, एंड वाई इज ए मेल। वाई जो है मेल है जी, वाई मेल है। अब देखिए, एक्स वाई अगर आर में आया तो क्या वाई जेड आर में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वाई तो मेल है, और वाई अगर मेल है तो वाई जेड आर में तभी आ सकता था जब वाई वाइफ होता किसका? जेड का। ये तो मेल है तो ये वाइफ कैसे होगा? इसका मतलब एक्स वाई जब जब आर में होगा तब तब वाई जेड कभी भी आर के अंदर नहीं होगा। तो ऐसा ऑर्डर पेयर हमको नहीं मिला, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। विच इंप्लाई वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वाई तो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। या ऐसे लिख दो, वाई इज नॉट वाइफ ऑफ जेड। वाई अगर मेल है तो वाई जो है वाइफ नहीं हो सकता है जेड का। इसका मतलब है कि वाई जेड कभी भी आर में आएगा ही नहीं। तो देखिए, एक्स वाई जब जब आर में होगा, वाई जेड आर में नहीं होगा, और ऐसा ऑर्डर पेयर हमको नहीं मिला, इसलिए ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव होगा। बहुत ही अच्छा सवाल दिया था बिहार बोर्ड में। इसमें बहुत सारा जो स्टूडेंट का बात छोड़िए, जो पढ़ाते वो भी फंस गए थे। मतलब लगता है कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, लेकिन ये हो गया। ठीक है, ये रिलेशन आपको ट्रांजिटिव है। तो आज यहीं तक। थोड़ा मनीष जी को बुला दो ना, बोले थे कि कैसे कहाँ पे सेव करना वो बता देंगे, थोड़ा सा बुला दो। आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास जो इसके आगे थ्योरेटिकल पार्ट, और फिर इसमें सवाल जो एनसीईआरटी का अभी और बचा है।
इसको बंद कर दो जी, 1 मिनट।